तो नमस्कार दोस्तों। आज का जो किस्सा है ये कोरोना काल के दौरान हुई एक ऐसी किडनैपिंग के बारे में है जिसे जिसने भी सुना उसके आंखों से आंसू बह निकले। और जिस इंसान के साथ ये घटना घटी उसकी तो समझो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। हम सब लोग कोरोना काल में घरों से कम बाहर निकलते थे और अपने परिवार वालों की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरी एहतियात बरतते थे। सभी लोग इस चीज से निपटने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान के साथ कुछ ऐसा घटने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया ही पूरी जिंदगी ही चेंज करने वाला था। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग और हृदय विदारक है। तो दोस्तों सुनना, आपको एक सीख भी मिलेगी और आपको दुनिया के बारे में भी पता चलेगा कि कितनी जुल्मी ये दुनिया हो चुकी है। तो चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का कानपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 13-14 प्लेटफॉर्म है। तो वहीं एक प्लेटफॉर्म पे एक इंसान जो देखने में भिखारी लग रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल, वो डस्टबिन जो प्लेटफॉर्म पे लगे होते हैं उन डस्टबिन में सामान को अलट पलट के देख रहा था। और उसमें जो भी उसको पानी की बोतल दिखती, उसमें कोई भी जरा सा पानी मिलता, एक घूंट दो घूंट, तो वो उसे पी जाता। और यही काम वो किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी स्टेशन पर, कानपुर के रेलवे स्टेशन पर जो आरपीएफ का थाना था, वहां पे असलम खान नाम के एक इंस्पेक्टर जिनकी तैनाती थी, वो एक डेली रूटीन के लिए प्लेटफॉर्म पे निकलते हैं। साथ में उनके दो कांस्टेबल और थे। ये उनका डेली रूटीन होता है, डेली चेकअप रूटीन के लिए निकलते हैं कि स्टेशन पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, कोई संदिग्ध इंसान तो नहीं है, कोई ऐसा आपराधिक तत्व टाइप कोई आदमी तो नहीं आ गया है। तो वो डेली रूटीन के लिए एक निकलते हैं। तो वो अपने डेली रूटीन के लिए वो तीनों लोग, इंस्पेक्टर और दो उसके कांस्टेबल, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच जाते हैं। तो 7 पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उन्हें सामने ही वो शख्स दिखाई दिया देता है जो बोतलें ढूंढ के, डस्टबिन से बोतलें ढूंढ के पानी पी रहा था। तो वो तीनों वहीं पे खड़े हो जाते हैं और उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि इंसान आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि जो आरपीएफ और जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें स्टेशन पे पता रहता है कि इस स्टेशन पे कितने भिखारी हैं और कितने ऐसे असहाय बेघर लोग हैं जो यहीं पे मांग के खा के गुजारा करते हैं। कितने लोग दाल बेचते हैं, कितने लोग गुटखा सिगरेट बीड़ी ऐसे भी 2 नंबर के काम करते हैं जो वहां पे बेचते हैं। तो पुलिस को सब पता रहता है। तो वो खड़े खड़े असलम खान सामने उस इंसान को देख रहे थे जो बोतलों से पानी निकाल निकाल के, डस्टबिन से बोतल निकाल के उनसे पानी पी रहा था। तो उन्हें बड़ा देखने में संदिग्ध सा लगा कि यार ये इंसान आज से पहले तो इसे कभी स्टेशन पे नहीं देखा। तो खैर चलिए, इंस्पेक्टर साहब वहां उस इंसान के पास पहुंच जाते हैं और उससे बातचीत शुरू करते हैं कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि सर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप मुझे एक बोतल पानी दिलवा दो, मैं पानी ढूंढ ढूंढ के यहाँ से पी रहा हूँ। तो क्या पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटा टूटी लगी है पानी की, ये सप्लाई का पानी आप ये पी लो। बोला सर मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं आरओ का ही, बिस्लेरी वाटर ही पीता हूँ। तो अब पुलिस का भी माथा ठनका कि यार ये कैसा है, देखने से शक्ल से भिखारी लग रहा है लेकिन पानी आरओ का पी रहा है। चलो खैर छोड़िए। उन्होंने एक पानी की बोतल उसको, इंसान को दिला दी और जैसे ही पानी की बोतल मिली उसने पानी की बोतल को फटाफट खोला और एक झटके में ही पूरी बोतल जो है पानी की पी गया। और पीने के बाद बड़े इत्मीनान से कहा कि थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे ही ये शब्द उस इंस्पेक्टर ने सुने तो इंस्पेक्टर ने एकदम देखा कि यार इसका लहजा, इस इंसान का थैंक यू कहने का बड़ा, मतलब ये किसी पढ़े लिखे घर से है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से थैंक यू बोलने का, उसका जो लहजा था, एक नॉर्मल इंसान का नहीं होता। एक पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसा बोल सकता है। तो असलम खान जो है उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, उस जो भिखारी दिखाई दे रहा था इंसान। तो वो बोला कि सर मेरी एक, इंस्पेक्टर साहब मेरी एक स्टोरी है, मैं बड़ा डरा हुआ हूँ और मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। तो इंस्पेक्टर साहब उसे अपने साथ लेकर पुलिस थाना जो था वहां पे चले जाते हैं, स्टेशन पे ही, और पूछते हैं कि बेटा आपके साथ हुआ क्या, आप बताओ। तो वो पुलिस को देखकर उसका थोड़ा सा साहस वापिस आता है और पुलिस को देख के फूट फूट के रोने लगता है। तो उसे रोता हुआ देख के पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो चाय मंगवा देते हैं, खाना मंगवा देते हैं कि बेटा आप खाओ, थोड़ा एक बार रिलैक्स हो जाओ, फिर हमें आप बताओ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है और आखिरकार आप यहाँ कानपुर रेलवे स्टेशन पे इस हालत में, फटे हाल में कैसे पहुंच गए। तो वो इंसान था, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद वो कहता है कि सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो परमात्मा किसी के साथ भी ना करे। मैं जीवन में, मेरी परमात्मा से यही इच्छा है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो आगे। तो असलम खान जो होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा बताओ तो आपके साथ क्या हुआ।
तब जो वो इंसान है वो स्टोरी अपनी सुनाता है। वो कहता है कि सर मेरा नाम है महावीर सिंह और मैं कानपुर के पास ही बिधुना एक कस्बा है और उसके नज़दीक ही एक गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। मुझे बस अभी हाल फिलहाल मेरे एरिया के और गांव के बारे में सिर्फ यही याद है। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने उससे कहा कि बेटा महावीर, आप आगे बताओ आपके साथ क्या हुआ। तब महावीर बताता है कि सर साल 2022 की मई महीने की बात है, मेरे घर में पैसों की कुछ ज़रूरत पड़ गई थी, तो घर वालों ने मुझे कहा कि बेटा आप पैसे निकलवा के लाओ, घर में पैसे की ज़रूरत है। तो एटीएम मेरे पास रहता है और मैं सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो घर पे ही रहकर पढ़ता था। मेरे घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, चाचा के लड़के, मेरे भाई, ताऊ के लड़के, सब लोग गवर्नमेंट जॉब है। मैं घर पे रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो एटीएम मेरे पास रहता था। वो सब लोग घर के खर्चे के लिए पैसे जो है मेरे एटीएम में डाल देते थे, मेरे बैंक अकाउंट में डाल देते थे। तो घर में जितनी ज़रूरत होती थी मैं एटीएम से निकाल के घर में यूज़ के लिए दे देता था। तो एक शाम को मेरे घर वालों ने कहा कि घर में पैसे खत्म हो गए हैं, आप जाके पैसे ले आओ। तो मैं मेरे घर के नज़दीक ही एक एटीएम था, वहां पे पहुंचा, तो उस एटीएम में मुझे पैसा नहीं मिला। और जब पैसा नहीं मिला तो फिर कोरोना काल चल रहा था, वहां उस समय पैसे की बड़ी किल्लत चल रही थी। और मैंने इसी चीज को देखते हुए हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर बिधुना नाम का एक जगह है, वहां पे कस्बा टाइप है, मैं सोचा कि वहां पे मुझे पैसा जरूर मिल जाएगा। तो मैं अपनी घर के बाहर से एक बस स्टैंड था, वहीं से मैंने बस पकड़ी, 8 किलोमीटर दूर जाके बिधुना में गया, एटीएम से मैंने पैसा निकलवाया 10,000 रुपया और मैं वापस बस स्टैंड पे आ गया। तब तक जो है अंधेरा हो चुका था और वो शाम का समय था, जब सूरज छिपता है, अंधेरा हो चुका था। और लोगों की मतलब लोग अमूमन तब रोड पे निकलते नहीं थे और ओमिक्रॉन वेरिएंट सर उस टाइम आया हुआ था और भीड़ नहीं रहती थी। जिसको जरूरत होती थी वही काम के लिए मतलब घर से बाहर निकलता था, बेफजूलियत में लोग बाहर नहीं जाते थे। तो उस समय वो बस स्टैंड जो था, वो बस का जहाँ स्टॉप था वो खाली पड़ा था और मैं बस के इंतजार में खड़ा था, 10,000 रुपया मेरी जेब में था। तभी एक व्हाइट कलर की गाड़ी मेरे पास आके रुकती है तेजी से। तो मुझे लगा कि शायद इसमें से उसमें से दो लोग उतरे, तो उसने बताया कि मुझे लगा शायद ये मुझसे एड्रेस पूछने के लिए उतरे हैं। तो जैसे ही वो मेरे पास आए तो किसी ने उनमें से एक ने मेरे मुंह पे रुमाल रख दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मेरी आंख खुली, न जाने 2 दिन बाद, न जाने 1 दिन बाद, न जाने हफ्ते बाद, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंख जैसे ही खुली तो मैं एक छोटे से कमरे में पड़ा था और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मैं नशे में था। तो जैसे ही मुझे होश आया, मैंने चिल्लाया कि भाई कौन है, खोलो खोलो मुझे। तो एक इंसान अंदर आया, उसने मुझे पीने के लिए पानी दिया और कुछ थोड़ा बहुत खाना दिया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया और मैं फिर से बेहोश हो गया। ये सिलसिला लगातार काफी दिनों तक चलता रहा और इस दौरान फिर मुझे एक बराबर के रूम से भी आवाजें आती रहती थी और मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे बराबर के रूम में भी जो इंसान, जो लोग रह रहे हैं, वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही, उनका या तो किडनैप हुआ है या वो बिल्कुल मेरी तरह ही उठा के लाए गए हैं। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहा, लगभग 1 डेढ़ महीने तक ये सिलसिला लगातार चला। खाना आता, वो हम खाते, फिर हमें इंजेक्शन लगा दिया जाता, हम बेहोश हो जाते। और ऐसे 1.5 महीने बाद फिर वो एक बार एक गाड़ी आती है और हम सभी 8-10 जो लोग थे उन्हें उस गाड़ी में लेके बिठा के सब लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे वो सब लोग हमसे काम करवाते हैं वहां पे। अब मैं जब देखता हूं तो वो महावीर बताता है कि जब मैं वहां देखता हूं तो वहां सब लोग साउथ इंडियन भाषा में बातें कर रहे थे आपस में। तो इससे मुझे ये अंदाजा हो गया, क्योंकि मैं बोला महाराष्ट्र में भी घूमा हूँ, गुजरात, बिहार और बंगाल, ये सब जगह मैं घूमा हूँ, मगर ये लैंग्वेज वहाँ की से रिलेटेड नहीं थी। वो साउथ की ही जो पिक्चरें हम लोग देखते हैं वैसे ही लोगों के चेहरे थे, वैसे ही उनकी भाषा थी। तो मेरे को ये आइडिया लग गया सर कि मैं साउथ में हूँ इस समय, मगर साउथ में किस जगह हूँ ये मुझे सर नहीं पता था। और वो लोग हमसे ऐसे ही काम करवाते रहे, हमें मारते पीटते भी थे और हमें खाना थोड़ा सा देते, जीने लायक बस, और इंजेक्शन देते। ना हमें किसी से कंस्ट्रक्शन साइट पे बात करने की इजाज़त होती थी, ना कुछ और करने की इजाज़त होती थी। यही एक रूटीन चलता रहा। तो कुछ समय तक इस तरीके से लगभग 3 महीने तक ये काम ऐसे चलता रहा, वो इंजेक्शन देते रहे। और अब धीरे धीरे बोला सर कि मेरे शरीर को उस नशे की आदत हो गई थी और अब मुझे इतना ज़्यादा उनके इंजेक्शन से नशा नहीं होता था और मैं लगभग होश में ही रहता था। तो जब मैं रात में पड़ा पड़ा सोचता रहता था तो मुझे ऊपर एक खिड़की थी, उस खिड़की से दूर से कहीं से
एक किसी ट्रेन के गुजरने की, ट्रेन के हॉर्न की, और मतलब ट्रेन से रिलेटेड आवाज़ें आती रहती थी। तो मुझे ये पता था कि हम जहाँ कहीं भी ये कैद हैं, वहीं पे नज़दीक में कहीं कोई रेलवे ट्रैक है, और हो ना हो यहाँ आसपास कहीं रेलवे स्टेशन भी होगा। तो इसी प्लानिंग के तहत मैंने एक रात, जैसे ही वो मुझे खाना देने के लिए आए, मैं खाना खाया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, और मैंने भी नशे का नाटक किया और मैं वहीं पे सो गया। और जैसे ही रात का 12-1-2 बजे का समय रहा होगा, तब मैं उठा, तो मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक, भगवान के उससे या कैसे भी लगा लो, वो दरवाज़ा खुल गया, और भयंकर बारिश उस समय चल रही थी। वो दरवाज़ा उस कमरे का खोलकर मैं बारिश में ही निकल के वहाँ से भागा, और तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाता हुआ मैं जिस तरफ से रेल की आवाज़ आती थी उसी तरफ आगे बढ़ता गया। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक मिला, और उस ट्रैक पे मैं पूरी रात चलता रहा। 4-5 घंटे जब चला, तो मैं फिर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। वो रेलवे स्टेशन पे भी जो भाषा थी वो साउथ इंडियन लिखी हुई थी। अब मुझे इतना तो याद नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि वो स्टेशन कौन सा था। इंग्लिश में भी हालांकि लिखा था वहाँ। फिर वहां पे एक ट्रेन आई अर्ली मॉर्निंग में, और पैसेंजर ट्रेन थी। मैं उस पैसेंजर ट्रेन में बैठ गया, और बैठने के बाद फिर से मेरी आंख लग गई, और वो ट्रेन जाके सीधा चेन्नई रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई, चेन्नई सेंट्रल पे। अब चेन्नई सेंट्रल पे पहुंच गई, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं लगभग अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था। इतने नशे के इंजेक्शन कैप्सूल और वो जो उन्होंने ड्रग्स हमें दी थी, उससे मेरे दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे स्टेशन पे मैं 2-3 दिन रहा, और मैंने याद करने की कोशिश करी कि मैं कहाँ से कहाँ कहाँ से हूँ। तो फिर भी मुझे याद नहीं आया, तो मैं ऐसे ही किसी एक ट्रेन में बैठ गया, और वहां से फिर वो कहीं और चली गई ट्रेन। फिर वो उसने मुझे किसी स्टेशन पे पहुंचाया, फिर वापस ऐसे ही 8-10 बार मैं ट्रेनों में घूमता रहा। और एक बार मैं गलती से, मतलब दरभंगा स्टेशन पे एक ऐसी ट्रेन में बैठ गया जिस ट्रेन ने मुझे दरभंगा स्टेशन पे पहुंचा दिया। तो जब मैंने दरभंगा स्टेशन को देखा, तो फिर मेरा हल्का हल्का याद आया कि यार, ये दरभंगा स्टेशन को मैंने नाम सुना है, ये मेरे, मतलब मेरा जो घर का एरिया है उसके आसपास का ही है कहीं का। तो फिर मैंने याद करने की कोशिश करी, मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना शुरू किया, ताकि मेरे दिमाग जो है संतुलन में आए। मुझे बोला याद था कि अनुलोम विलोम करने से दिमाग जो है ओके हो जाता है। तो उससे धीरे धीरे मेरी याददाश्त आ गई। मेरे 20 दिन बाद मुझे जाके याद आया कि मेरा घर कानपुर के पास है। मुझे सिर्फ कानपुर उसके बाद याद आया। तो फिर मैंने दरभंगा से किसी से पूछा कि सर, यहाँ से कानपुर मुझे जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो किसी ने बताया कि ये जो ट्रेन खड़ी है सामने, ये कानपुर होके दिल्ली जाएगी। तो मैं उस ट्रेन में बैठ गया, और उसमें बैठने के बाद मैं कानपुर आ गया। और कानपुर आने के बाद इस स्टेशन पे मैं कल रात में ही आया था, और उसके बाद फिर आप लोग मिले, और उसके बाद मैं अब आपके सामने बैठा हूँ। अब पुलिस भी ये सारी स्टोरी सुन के एकदम भौचक्की रह गई कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और यहीं पुलिस जो है एहतियात भी बरत रही थी कि कहीं ये इंसान की ये स्टोरी बनाई हुई कोई झूठी तो कहानी तो नहीं है क्या, ये कहीं कोई 2 नंबर आदमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा ये कांड करने के लिए आया हो और हमने इसे पकड़ लिया हो तो इसने कहानी बना दी हो। तो पुलिस दोनों एंगल देख के चल रही थी। पुलिस कहती है बेटा याद करो, आप कोई नंबर याद करो, नंबर किसी की भाई का नाम याद करो, गांव कौन सा था, कोई टेलीफोन नंबर याद करो। तो पुलिस उसे फोन देती है कि चलो हो सकता है कई बार आदमी के दिमाग में नहीं रहता, मगर जब वो फोन सामने आता है और डायल करता है तो याद आ जाता है। तो पुलिस का फोन लेके उसने एक नंबर डायल किया, और उसे उसी समय याद आ गया कि ये मेरे भाई रविंदर का नंबर है, सर ये लो आप इससे बात करो। तो जिस नंबर को उसने डायल किया था महावीर ने, उस पर बेल जाती है, और पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बात करते हैं। तो सामने एक इंसान शख्स बोलता है, उससे बात होती है। तो उसे इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि आपका नाम रविंदर है? तो वो कहता है हाँ सर मेरा नाम रविंदर है। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कानपुर रेलवे स्टेशन से असलम खान आरपीएफ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और अभी मेरे सामने एक शख्स बैठा है जो अपने आप को महावीर सिंह बता रहा है और आपका भाई बता रहा है। ये बात सुनते ही रविंदर जो है एकदम से चौंक जाता है। क्या आपने क्या नाम लिया, आप दोबारा बताइए। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये महावीर सिंह है। तब वो जाकर वो बताता है रविंदर सिंह की उसको तो गायब हुए 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और यहां तक हो चुका है कि हमने समझ लिया है कि अब वो मर चुका है, हमने उसके क्रिया विरिया सब कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि वो आपके सामने बैठा, आप शायद झूठ बोल रहे हैं, या कोई आप ऐसे इंसान है जो मुझसे मजाक कर रहे हैं। तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, और मेरे सामने जो शख्स बैठा है आप उसको पहचानने की कोशिश करना कि क्या ये आपका भाई है, महावीर सिंह है। तो ऐसा बोलने के बाद जो इंस्पेक्टर हैं वो वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल में पहले तो अपना चेहरा दिखाते हैं उस शख्स को कि मैं हूं इंस्पेक्टर, और ये देखिए ये सामने जो है ये अपने आप को महावीर सिंह बता रहा है।
अब जैसे ही वो महावीर उसको देखता है अपने भाई को रविंद्र को, तो वो अपनी भाषा में ही बात करता है, रविंद्र भाई मैं महावीर हूँ, इस तरीके से बातें करता है। तो रविंद्र भी कहता है कि यार अगर इसके दाढ़ी वाड़ी ना हो तो ये हूबहू महावीर ही है। और तभी वो पहचान जाता है कि हाँ ये महावीर है। और इंस्पेक्टर साहब को रविंद्र उसका चचेरा भाई बताता है कि सर ये मेरा भाई महावीर ही है, सॉरी महावीर है, और आप इसको इसी स्टेशन पे रखना, मैं फटाफट से पूरे फैमिली पूरे परिवार के साथ आ रहा हूँ और आप इसको यहीं पे रखना। और इसी दौरान इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है ये यहीं पे है, आप आ जाइए। और इसी दौरान वो रविंद्र जो है महावीर के सगे बड़े भाई को, जो गुड़गांव में एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे मैनेजर के उसमें काम करते थे, उन्हें फोन कर देते हैं और कहते हैं कि अपना भाई महावीर मिल गया है, आप आ जाइए, वो कानपुर रेलवे स्टेशन पे है, हम सब लोग उसे लेने जा रहे हैं। उधर से इनोवा लेकर उसका ब्रदर जो महावीर का भाई था वो भी गुड़गांव से चल देता है उसी समय। और इधर से उनके गांव के लोग भी कानपुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और वो सभी लोग इकट्ठा कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद वो सब अपने कोई भाई को, उसको महावीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और सभी गले मिलते हैं। और वो इस सीन को देखकर वहां पे जितने भी लोग थाने में मौजूद थे उन सभी की आंखें नम हो जाती हैं और सभी के गले जो है रूंध जाते हैं कि एक इंसान जिसको 2 साल से मरा हुआ समझ लिया था, उन्होंने घर के परिवार के सदस्य को मरा हुआ समझ लिया था, आज वो उनके आंखों के सामने जीवित है। और सिर्फ किस वजह से, एक थैंक यू की वजह से। जो थैंक यू कहने का उसका लहजा था वो इंस्पेक्टर साहब ने उसके माइंड, इंस्पेक्टर साहब के माइंड पे वो क्लिक किया और उन्होंने फिर आगे तफ्तीश करने की कोशिश करी और कैसे एक बेघर इंसान को, एक इंसान जिसके 2 साल उन किडनैपर्स ने उनके 2 साल जीवन के खराब कर दिए थे, उनको कैसे अपने एक परिवार से मिलाया। तो दोस्तों दुनिया में ऐसे ऐसे जुल्मी इंसान भी हैं जो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो लड़का बेचारा किसी का भाई था, किसी का बेटा था, और किस तरीके से एक शरीफ इंसान को किडनैप करके उससे काम करवाया गया और किस तरीके से उसे इंजेक्शन दिए गए। तो दोस्तों आप भी बड़े एहतियात आपको बरतनी चाहिए जब भी आप कहीं अकेले रात बेरात कहीं निकलें, तो प्रिकॉशन मतलब आप लेकर चलें साथ में। सटीक आपको अपनी बुद्धि जो है चौकन्ने रहना चाहिए, यूं ही नहीं कि किसी पे भी आप यकीन कर लें रात बेरात, क्योंकि दिन भर आप देखते हैं कि एक से एक दुनिया में क्राइम हो रहा है। क्राइम के ऐसे ऐसे केस जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, वो भी किसी के साथ कहीं भी घट सकता है। इसलिए हमें ना बड़े सतर्क रहने की कोशिश है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी लाइफ में हमेशा सतर्क रहें और इस जुल्मी दुनिया में अपने आप को बड़ा सतर्क सावधान रखें और इन चीज़ों से बचें। तो दोस्तों ये थी स्टोरी महावीर नाम के शख्स की। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो दोस्त नए हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी घटना के साथ, किसी किस्से के साथ, किसी कहानी के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।